हर बार लड़के वालों की ना सुन के मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। अगर आज भी ये रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो फिर देख लेना। इस बार तू ना कल्लो माई अपने थोबड़े पर पोत पोत कर मेकअप लगा ले, ताकि ये तेरी काली शक्ल उन लड़के वालों को नजर ही ना आए। अपनी माँ की ये बात सुनकर कजरी बहुत परेशान हो जाती है और वो शीशे में खुद को निहारते हुए कहती है, मेरी ये काली शक्ल, ये काला रंग किसी को आज तक पसंद नहीं आया, तो भला आज कौन सा पसंद आ जाएगी। कजरी अपना मन मार कर शीशे में तैयार होती है, लेकिन वो हर बार लोगों के ताने सुन कर इतना परेशान हो चुकी थी कि वो अब खुद से अच्छे से तैयार भी नहीं हो पा रही थी। फिर वो थोड़ी सी क्रीम लगाकर और एक सिंपल सा सूट पहनकर ही लड़के वालों के सामने चली जाती है। लेकिन उसकी काली शक्ल देखते ही लड़के की माँ कहती है, अरे दैया, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोयले की खान चली आ रही हो। ना बाबा ना, मैं अपने बेटे की शादी इससे तो बिल्कुल ना करवाऊंगी। माफ करना बहन जी, लेकिन काले गोरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान की नीयत और दिल साफ होना चाहिए, और मेरी बेटी का दिल बहुत ही अच्छा है, बहुत संस्कारी है। वो जिस घर में भी जाएगी वहाँ सब इसके गुण और संस्कार देखकर बहुत खुश होंगे। सुषमा की ये बात सुनकर कजरी को देखने आया हुआ लड़का सुमित कहता है, ना माँ, मैं तो बिल्कुल ना करूँ इस कलूटी से शादी। इसे तो मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिलवा सकता, और संस्कार का क्या मैं अचार डालूंगा। ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कौन सा इस कलूटी की शादी तुझसे करवाऊंगी बेटा, अब चल यहाँ से। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। एक बार फिर सबके सामने अपना मजाक बनता देख कजरी से रहा नहीं जाता और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मैं तो पहले ही जानती थी इस बार भी कल्लो किसी को पसंद नहीं आएगी। सुनिए जी, मैं तो अब खुद ही अपनी बेटी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। ना जाने हमारे परिवार में इतनी काली लड़की कहाँ से पैदा हो गई। मुझे तो तेरी ही नीयत में खोट लगता है। सच सच बता सुषमा, तूने कहाँ अपना मुंह काला करवाया था जो ये कल्लो जनी तूने? आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो। ना जाने इस कल्लो की वजह से अभी मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा। अब तो मुझे अपने बेटे अनिरुद्ध को फोन करना ही पड़ेगा, अब वो ही इस कल्लो का कोई हल निकालेगा। सुषमा अपने बेटे अनिरुद्ध को फोन करती है। अनिरुद्ध कनाडा में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। क्या हुआ माँ, तुमने इस वक्त फोन किया? तुम जानती हो ना मैं अभी ऑफिस में होता हूँ। अरे बेटा, तू खुद तो जाकर विदेश की हवा खा रहा है, और यहाँ मेरे सिर पर जो बोझ पड़ा है इसे कौन उतारेगा? माँ, मैं हर महीने तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे यहाँ से बेचता हूँ, फिर भला तुम्हारे सर पर कैसा बोझ? तेरी इस कल्लो बहन को इसके रंग की वजह से कोई ब्याहने को तैयार नहीं है, और अब तो मैं इससे पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। अगर तू वापस नहीं लौटा ना तो मैं इस कल्लो को धक्के मार मार कर इस घर से भगा दूंगी। अपने बेटे को धमकी देकर सुषमा फोन काट देती है। अनिरुद्ध सोच में पड़ जाता है और वो अपना और अपनी पत्नी मायना की जल्दी से टिकट करवाता है और भारत लौट आता है। अपने बेटे को देखकर सुषमा बहुत खुश होती है। हाय मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लाल, मेरे घर का चिराग, मेरा वंश, अपनी माँ के गले लग जा मेरे बेटे। इस माँ का कलेजा कब से अपने बेटे को अपने कलेजे से लगाने के लिए तड़प रहा था। सुषमा अपने बेटे को गले से लगा लेती है, फिर अपनी अंग्रेजन बहू को देखकर कहती है, अरे वाह, इस बार तो मेरी अंग्रेजन बहू भी आई है। प्यारी पौना मम्मी जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बहू, तू बता तू कैसी है? बड़ी कमजोर हो गई है तू। कोई नहीं, अब यहाँ आ गई है ना, अब मैं तुझे देसी घी के पराठे बनाकर खिलाऊंगी। जहाँ सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी बातें कर रहा था, तो वहीं बेचारी कजरी अपने कमरे में पड़े हुए अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी कजरी की अंग्रेजन भाभी मायना उससे मिलने उसके कमरे में आती है। कजरी, ये तुमने अपना रो रो कर क्या हाल बना लिया है? अपनी हालत तो देखो, कैसे बिखर गए हैं। हालात नहीं भाभी, हालत, और बिखर नहीं बिगड़ गए हैं। मेरी हालत बिगड़ गई है, यही कहना चाहती हैं ना आप? यस कजरी भाभी, सच कहूँ तो इस घर में आपके सिवा मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। आप यहाँ हमेशा नहीं रहती हो ना, मुझे आपकी बहुत याद आती है। पिछली बार की तरह फिर से मेरे रिश्ते वाले मेरे काले रंग की वजह से मुझे नापसंद करके चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा भाभी। ये कहकर कजरी रोने लगती है और उसकी अंग्रेजन भाभी मायना उसे अपने गले से लगा लेती है। अब मैं आ गई हूँ ना, तो डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगी। चलो अब अपने भाई से मिल लो। मायना कजरी को बाहर लेकर आती है, लेकिन अपनी काली बहन को देखते ही उसके भाई का मुंह बन जाता है। फिर मायना अपना सूटकेस खोलती है और उसमें कजरी के लिए लाया हुआ गिफ्ट उसे देती है। ये देख वो बहुत खुश होती है। अब कुछ दिन के लिए वो दोनों वहीं रुकते हैं। ऐसे ही एक दिन मायना कजरी को शॉपिंग पर ले जाती है ताकि उसका मन बहल जाए। सासू मोम, मैं कजरी के साथ मॉल जा रही हूँ कुछ शॉपिंग करने, हमें आने में देर हो जाएगी। मायना कजरी को बड़े मॉल ले जाती है और उसे फैशनेबल और डिजाइनर कपड़े दिलवाती है। लेकिन भाभी, ये कपड़े तो बहुत ही छोटे हैं,
इतने छोटे कपड़े तो मेरे पड़ोस में रहने वाली छोटी मुन्नी भी नहीं पहनती। ओफो कजरी, इसे शॉर्ट ड्रेस कहते हैं, अब गो एंड वियर इट। कुछ देर बाद कजरी ट्रायल रूम से वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आती है। उस शॉर्ट ड्रेस में वो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन उस ड्रेस पर उसकी वो गुथी हुई चुटिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद मायना उसे एक बढ़िया से पार्लर में ले जाकर वहां उसकी कटिंग करवा देती है, साथ ही उसका फेशियल, ब्लीच और फुल बॉडी वैक्स भी करवा देती है। जिसके बाद कजरी बहुत ही सुंदर लगती है। कजरी देखो खुद को, यू लुक सो ब्यूटीफुल। कलर रंग से फर्क नहीं पड़ता, हमको तो बस अपनी खूबसूरती को निखारना आना चाहिए। उस दिन मायना की बात सुन कजरी को सब समझ आ जाता है और अब वो खुद को पूरी तरह से बदल लेती है। अब वो अपनी खूबसूरती पर खूब ध्यान देती है। फिर एक रोज मायना और अनिरुद्ध एक पार्टी में जाते हैं, जहां मायना अपने साथ जबरदस्ती कजरी को भी ले जाती है। कजरी अच्छे से तैयार होकर वहां जाती है। उस पार्टी में एक अमीर घर के लड़के मोहित की नजर उस पर जाती है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। मैं इस शहर के बिल्डर का बेटा हूँ और आपकी सांवली सूरत और फैशनेबल स्टाइल देखकर ही मैं आपके ऊपर फिदा हो गया। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। कजरी उसे हाँ कर देती है। 2 दिन बाद मोहित अपने परिवार के साथ कजरी के घर आता है और रिश्ता पक्का करके चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी का दिन भी आ जाता है। शादी वाले दिन उसकी भाभी मायना कजरी को बहुत ही अच्छे से तैयार करती है और उसे नजर का टीका लगाते हुए और आंखों में आंसू लिए हुए कहती है, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। एक पराये देश से आई हुई लड़की को कजरी से इतना प्यार करता देखकर उसके परिवार वालों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने कजरी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। वो सभी कजरी से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। अरे राम, रुक जा बेटा, परीक्षा देने जा रहा है और ऐसे ही चला जाएगा क्या? रुक, ये दही शक्कर तो खा के जा बेटा। अब चल जल्दी से मुंह खोल। हाँ माँ, लाओ जल्दी से लाओ। अच्छा, दोपहर में खाने में क्या बनाओगी? आज कचौरी बना लो ना। हे भगवान, इस लड़के को कितनी पसंद है आलू की कचौरियां, हर दूसरे दिन ही मांगने लगता है। बना दो ना माँ प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, बना दूंगी। जब तेरी शादी हो जाएगी ना तब देखूंगी तेरी बीवी तुझे कितनी कचौरियां खिलाती है। हाँ देख लेना, रोज बनवाऊंगा मैं उससे आलू की कचौरियां, और देखना माँ वो आपसे भी अच्छी कचौरियां बनाकर खिलाएगी मुझे। मुझसे भी अच्छी? तू रुक, अभी बताती हूँ तुझे। सुनैना ने जैसे ही हाथ में झाड़ू उठाई, राम हंसता हुआ वहां से भाग गया। उसे भागता देख सुनैना भी जोर जोर से हंसने लगी। तभी घर के अंदर कुर्सी पर बैठे सुनैना के पति ने कहा, तुम्हारा हिसाब भी ना मुझे समझ नहीं आता सुनैना। उसका एग्जाम है, एक तरफ तो उसे दही शक्कर खिला रही हो और फिर झाड़ू से पीटने को भी दौड़ पड़ी। आप अपना अखबार चाटो, ये माँ बेटे का मामला है, हमारे बीच बोलने की जरूरत नहीं है आपको। लो जी, ये भी अच्छा है। चलो फिर हम भी देखेंगे कि हमारे बहू के हाथ की कचौड़ियाँ स्वाद में कैसी होंगी। हाँ तो ठीक है ना, आज दोपहर में आपको भी कचौरी नहीं मिलेगी। अब सीधे अपने बहू के हाथों से बनी कचौरियां ही खाना आप। अब तो मैं कचौरियां बनाऊंगी और बस खुद ही खाऊंगी। अरे सुनैना, सुनो तो सही, मैं मजाक कर रहा था। तुम तो बुरा ही मान गई। तुम ही बताओ, तुमसे अच्छी कचौड़ियां बना सकता है भला कोई है? हाँ ठीक है, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, मिल जाएंगी कचौरियां। हटिए, मुझे अब रसोई की सफाई करनी है। साफ तो है रसोई, अब इसमें और क्या सफाई करोगी? रसोई घर का मंदिर होती है, अन्न मिलता है यहाँ से, इसीलिए रसोई में जरा सी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, समझे ना? ठीक है अन्नपूर्णा माता, करो अपनी सफाई, हमें तो बस कचौड़ी जरूर खिला देना, ठीक है ना? चंदन सिंह और सुनैना का एक ही बेटा था राम। तीनों ऐसी ही हंसी खुशी और बड़े प्यार से रहते थे। सुनैना को खाना बनाने और खिलाने का बहुत शौक था। खासकर वो जब भी आलू की कचौरियां बनाती थी तो खाने वाला तारीफ किए बिना रह नहीं पाता था। सुनैना को जितना खाना खिलाने और खाना बनाने का शौक था, उतना ही शौक उसे अपनी रसोई को साफ रखने का भी था। मजाल थी कि रसोई में एक धूल का कण भी नजर आ जाए। उधर कॉलेज में, हाय राम। हाय सोफिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, सो रेडी फॉर एग्जाम्स। राम जिस कॉलेज में पढ़ता था वहीं सोफिया भी पढ़ाई कर रही थी। सोफिया अमेरिका की रहने वाली थी। उसके पिता जेम्स 1 साल पहले ही दिल्ली आकर बस गए थे। यहाँ उनका एक बड़ा बिजनेस था। सोफिया अपने पिता के साथ ही रहती थी, इसीलिए उसकी पढ़ाई भी अब यहीं हो रही थी। राम जहाँ पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता था तो सोफिया बस एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन फिर भी दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही दिखते थे।
दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी और कॉलेज की पढ़ाई के साथ ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। कॉलेज खत्म होते ही राम को एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई और फिर। माँ पापा इधर आइए ना, आप दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलना बेटा। वो मेरे कॉलेज में एक लड़की है, वो बहुत ही प्यारी है, सुंदर है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ माँ। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो, खुलकर बताओ। चलो जल्दी से उसके घर वालों के बारे में बताओ ताकि हम बात आगे बढ़ा सकें। नहीं वो क्या कर रहा है? अच्छा नाम तो बता लड़की का। माँ उसका नाम है सोफिया एंडरसन। है ये कैसा नाम है? और क्या जात और गोत्र कौन सा है लड़की का? अरे जात पात छोड़ो, वो कह रहा है कि लड़की अंग्रेज है। हे भगवान, कितनी मुश्किलों से हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई और ये उन्हीं की बेटी को अपने घर लाना चाहता है ताकि वो हम सब पर राज कर सके। अरे नास पिटे नालायक कहीं के, भूल गया अंग्रेजों ने कितने जुल्म किए थे हम लोगों पर। उफ़्फ़ो माँ, ये सब क्या बोल रही हो? आप मेरी बात तो सुनो, अब एक बार आप उससे मिल तो लो। हाँ सुनैना, वो ठीक ही तो बोल रहा है, एक बार लड़की से मिल तो लो, फिर जो तय करेंगे फिर तय कर लेंगे कि आगे क्या करना है। आप चुप रहो जी, अंग्रेजों के हिमायती कहीं के। लो अभी कुछ हुआ है नहीं और हमें अंग्रेजों का हिमायती भी बता दिया। माँ पापा वो सोफिया बाहर ही खड़ी है, उसे अंदर ले आऊं क्या? अरे तू कुछ पागल है क्या? है इतनी धूप में बेचारी को बाहर खड़ा करके आ गया, जा जल्दी अंदर लेकर आओ उसे। राम तुरंत सोफिया को बुलाने चला गया। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, हाउ यू? गुड आंटी जी, मुझे हिंदी बोलना आता है। शुक्र है भगवान का, वरना तुम्हारी माँ की अंग्रेजी तो अंग्रेजों को भी समझ में ना आए। चुप करो आप। राम अपने पापा को सोफिया के बारे में बताने लगा और उधर सुनैना सोफिया को अपना घर दिखाने लगी। और इसी दौरान जब सुनैना सोफिया को अपनी रसोई में लेकर गई तब। अरे रुको बेटा, अब अपने जूते बाहर उतार दो। ओके आंटी जी। क्या है ना बेटा जी, हमारे घर में रसोई में जूते पहनकर नहीं आते हैं। काफी देर तक राम, चंदन सिंह और सोफिया बातें करते रहे। तब तक खाने का वक्त हो गया और सुनैना सबके लिए आलू की कचौरियां बनाकर लाई। खाना खाने के बाद राम सोफिया को छोड़ने चला गया। फिर रास्ते में सोफिया, कचौरियां कैसी लगी तुम्हें? गुड। सोफिया को कचौरियां बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसने तो बस राम का मन रखने के लिए ऐसा कह दिया था। सच तो ये था कि उसे ऑयली खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हालांकि वो बर्गर, पिज्जा, नूडल्स वगैरह बड़े ही चाव से खाती थी क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसा खाना खाती आई थी। राम की जिद के आगे सुनैना और चंदन सिंह ने उसकी शादी सोफिया से करा दी और सोफिया के डैड को तो इस शादी से कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो इस तरह सोफिया अब राम के घर बहू बनकर आ गई। लेकिन दो अलग अलग संस्कृतियों का मिलन होना जरा मुश्किल था। सोफिया, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ माता जी। बेटा तुम ना मुझे मम्मी कह दिया करो, क्या है ना माटा सुनने में आटा जैसा लगता है। और मैं भी तुम्हें आज से सोफिया नहीं सिया कहूंगी। तुम्हें पता है माता सीता का एक नाम सिया भी था और तुम भी तो राम की पत्नी हो, तो इस हिसाब से भी ये नाम तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। ठीक है माता जी। ओ सॉरी मम्मी जी। कोई बात नहीं। अरे ये क्या, तुमने फिर से बर्गर मंगवा लिया? इसे रहने दो, चलो नीचे चलो, गर्मा गर्म दाल चावल बनाए हैं। नो मम्मी, मेरे लिए यही ठीक है, आप लोग खाइए ना। सुनैना सोफिया को सिया कहने लगी थी और वो चाहती थी कि सिया उनके घर के तौर तरीके सीखे। लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही सोफिया और सुनैना के बीच रसोई संभालने और खाने के तौर तरीकों को लेकर तकरार शुरू हो गई। सिया चप्पल पहनकर रसोई के अंदर चली जाती थी और उसके रहते रसोई भी अस्त व्यस्त रहती थी, जो सुनैना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जब बातचीत से हल नहीं निकला तो आखिरकार राम सोफिया को लेकर अलग घर में रहने चला गया। फिर एक दिन, सुनैना जल्दी करो भाई। आ गई बस, चलिए हो गई तैयार, चलिए जल्दी चलिए ना। आहा, देखो तो बेटे बहू से मिलने की कितनी जल्दी है मैडम को। हाँ, राम और सोफिया को गए कई दिन बीत चुके थे, इसीलिए सुनैना वाकई उनसे मिलने के लिए बेचैन थी। वो उनसे मिलने उनके फ्लैट गई। फिर जब वो सिया की रसोई में गई तो वहां का नजारा देखकर तो उसका सिर ही चकरा गया। अब सिया बेटा, ज्यादा वक्त नहीं लगता है, देखो मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। बस 10 मिनट में रसोई कैसे चमका देती हूँ तुम्हारी। डोंट वरी मम्मी जी, यहाँ जो जैसा है सब ठीक है। सुनैना दुखी होकर वहां से चली गई। फिर एक दिन वही हुआ जिसका सुनैना को डर था। सोफिया की तबीयत बिगड़ गई
वो खांसी, जुकाम और उल्टी से परेशान थी। सुनैना और चंदन सिंह जब राम के घर गए तो देखा कि राम की सेहत भी बहुत ठीक नहीं थी। ये सब देखकर सुनैना ने फैसला किया कि वो कुछ दिन वहीं रहेगी और सब कुछ ठीक होने के बाद ही लौटेगी। उसने अपने पुराने देसी नुस्खों का इस्तेमाल किया। वो हर रोज सोफिया और राम के लिए काढ़ा बनाती, उन्हें अपने हाथों से बना भारतीय और ताजा खाना बनाकर खिलाती, साथ ही घर की रसोई को भी बहुत साफ सुथरा रखती। इस वक्त वाकई राम और सोफिया की सेहत में बहुत ही जल्दी सुधार आने लगा। मम्मी जी, थैंक यू सो मच, आपने ही मुझे ठीक किया है। मैं मान गई, आपकी किचन और आपके नुस्खों को जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो आपके काढ़े, घी और मक्खन ने कर दिखाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और हमारे साथ यहीं रहिए ना प्लीज। सोफिया की आंखों में आंसू थे। सोफिया को ऐसे देखकर सुनैना का दिल पिघल गया। उसने राम और सोफिया की बात मान ली और फिर उसी शाम खाने की मेज पर। हाँ तो तैयार हो पिज्जा या फिर बर्गर खाने के लिए? नो पापा, आज लंच में आलू की कचौरी है, टेस्ट करिए ना। आहा, वाह क्या बात है। अरे भाई मजा ही आ गया। सुने ना, लो भाई, तुम्हारा तो घर में कंपटीशन खड़ा हो गया भाई, हैं? नो पापा जी, ये कचौरी बनाना तो मम्मी जी ने ही मुझे सिखाया है एंड रियली मुझे इन्हें बनाकर बहुत मजा आया। सोफिया की इस बात पर सभी सुनैना की तरफ देखने लगे, जो अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए कचौरियों का स्वाद लेने में बिजी थे।